उसके आगे है ये लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी कई चैप्टरों में आएगा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है दिया था गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है, नॉर्वेयन थे केमिस्ट 1864 में। तो जो इनका मेन वर्क है वो क्या है, देखो इसको वैसे समझो, किससे किसी भी रिएक्शन से समझो। जैसे मैंने कहा ए है सपोज कोई, और ए से बी बन रहा है, तो जो ए है इसे कहते हैं हम रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करेगा आपस में, और बी है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसमें इन्होंने ये बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मास ऑफ ए के, यानी रिएक्टेंट के। ध्यान रखना, रिएक्टेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। लेकिन अगर ये ऐसी रिएक्शन नहीं है, ये सपोज 2A + 3B गिव्स 2C + 2D है। अब बोलेंगे इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है इसमें, ए और बी। ध्यान रखना इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये एनक्लोज इन लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। और रेज टू द पावर, ये कहां चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। जैसे 2 है और ये 3 है, तो ये 2 के पावर में, ये 3 के पावर में। रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसे कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट है इसके पावर में चली जाएगी, तो ये लग गया क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ में आया क्या है, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन है द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब ये है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास, एक्टिव मास। कई बार इस एक्टिव मास को हम कहते हैं मोलर मास, किसी बुक में लिखा होता है मोलर कंसंट्रेशन या मोलर मास, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, ठीक है। और ईच रेज टू द पावर, ईच रेज टू द पावर, ईच रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि जो इसके आगे की वैल्यू है इसके पावर में चली जाएगी। ये 3 है तो ये 3 इसके पावर में, ये 2 है तो 2 इसके पावर में चले जाएगी। तो ये लग गया लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये समझ में आया? यस सर। हाँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में आएगा, सब जगह पे इसे लगाना पड़ेगा। तो अगर ये समझ में आएगा तभी कहना, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने कहा कोई भी और रिएक्शन दे दिया आपको, मैंने कहा यहाँ पे ये दे दिया मैंने H2 + O2 गिव्स 2H2, मैंने कहा इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लगेगा, देखो ये किस में लगेगा, केवल रिएक्टेंट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मल्टीप्लाई, और रेज टू द पावर, इसके आगे 2 लिखा है तो 2 पावर, इसके आगे 1 है तो 1 पावर। तो ये लग गया लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका प्रोडक्ट, और उसका एक्टिव मास का प्रोडक्ट। देखो एक्टिव मास, 2 वर्ड इसके लिए आते हैं, एक होता है एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास या इसी को हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम एक्टिव मास हो जाएगा, या मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। मास का मतलब ये नहीं कि मास है, एक्टिव मास का मतलब जो एक्चुअल में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली वर्क कर रहा है, इसीलिए उसे एक्टिव मास बोल दिया। तो एक्टिव मास है क्या, कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
इसीलिए उसे ब्रैकेट सर से यहाँ पे लिखते हैं। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा ना, अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा के कांस्टेंट, H2 का स्क्वायर और O2 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन होगी ना इसकी वैल्यू, ठीक है, क्वेश्चन में ओके तो सर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गिवन होगा, बस आपको इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना, आंसर निकालना है। ये तो फॉर्मूला हो गया एक हिसाब से। यस सर। जैसे ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, जैसे मैंने कहा N2 + 3H2 gives 2NH3। अब इसमें लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमें प्रोडक्ट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नाइट्रोजन, और उसे बड़े ब्रैकेट में लिखना है आपने, इनटू हाइड्रोजन के, और रेज टू द पावर, इसके आगे लिखा है 3 तो यहाँ पे 3 लिख दो बस, इसके आगे 1 है तो यहाँ 1 ही होगा बस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे के आ जाएगा बस, N2 और यहाँ पे H2। इसमें भी बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये हो गया। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसे, जैसे ये लिखा है N2 ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसंट्रेशन है। और अगर आपने सीधा N2 लिख दिया तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स है। दोनों में फर्क है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और अगर सीधा आपने N2 लिखा है, इसका मतलब ये आपको नंबर ऑफ मोल्स की बने, तो ये पहचान के देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं इसे ऐसे, बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। अब इसके आगे आते हैं। सारा पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, हर जगह पे वो यही कहेगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा हर एक जगह पे अलग अलग। अब ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कैसे करेंगे हम इसको, देखो जैसे मैंने कहा A + B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों तरफ की रिएक्शन होती है, एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होती है बैकवर्ड रिएक्शन। तो जैसे मैंने लिख दिया ये A + B गिव्स प्रोडक्ट, अगर मैंने कहा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बताओ, अब ये गिव्स का मतलब है दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा, और अगर हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और इन दोनों के आगे क्या लिखा है, 1 और 1, तो 1 को 1 ही लिखेंगे, तो इसमें कोई चेंज आने का नहीं, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है के को हम यहाँ पे कह देते हैं, अगर ये सिंपल के लिखा हुआ है तो इसे कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट। ये वेलोसिटी कांस्टेंट, के फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, और अगर ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें अप्लाई हो गया, ठीक। अगर आपको इक्वेशन चेंज कर दी, इक्वेशन दे दिया आपको 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, फिर क्या करेंगे, तो 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, तो इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, जब लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इसके बेस पे करना है मुझे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2 और B की पावर 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी जो रिएक्टेंट होगा बस उसी के साथ हम ये चीज करेंगे। और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, उससे हम यहाँ पे कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, और A की पावर 2 और B की पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। और ये के हो गया रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और या फिर इसे कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट,
वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। अब आता है नेक्स्ट इज अगर आपको तीन चीजें दे दी देखो तब क्या होगा। जैसे ये दे दिया ए बी बी सी सी गिव्स प्रोडक्ट। अब इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने देखो ए प्लस बी बी प्लस सी सी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो कैपिटल ए है इसकी पावर स्मॉल ए, ऐसे जो कैपिटल बी है इसकी पावर स्मॉल बी, कैपिटल सी है इसकी पावर स्मॉल सी। ठीक है, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के, ए की पावर ए और बी की पावर बी और सी की पावर सी, ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो रिएक्शन कोई भी होगी उसको इस टर्म्स में लाना है, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के टर्म्स में ये वाला होगा। तो ये समझ में आया आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये पूरे बुक में आएगा इसके आगे। ठीक है, यस सर। अब देखो नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे उसमें था लॉ ऑफ मास एक्शन, अब आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी वही तरीके का है जैसे कि इसमें केमिकल रिएक्शन होगी पहली बात, दूसरी बात इसमें होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होंगे। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करेंगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि आप पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री यहाँ से वो लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड करेगी। तो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस टी। ठीक है, तो अब इसमें दोनों तरीके की रिएक्शन है, एक होगी फॉरवर्ड और एक होगी बैकवर्ड। तो अगर मैंने पहले किया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है, या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड के लिए मैंने एफ कर दिया ऐसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ए है और बी है, इसका मल्टीप्लाई, और इसके आगे पावर 1 है तो 1 को लिखते नहीं है। अगर यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के, फॉरवर्ड के लिए एफ आ जाएगा ए एंड बी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे बैकवर्ड से, बैकवर्ड रिएक्शन से। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा देखो, अब उल्टा हो गया, अब सी डी से ए बी बन गया, बैकवर्ड मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो सी डी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सी के और डी के, क्योंकि अब सी डी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा देखो, अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आ जाएगा के एफ, के बी सॉरी, बी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इसके आगे के बी के बाद सी डी, तो जो ये सी है यहाँ पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय डी आ जाएगा। ठीक है, सी और डी आ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। अब हमने कहा कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है देखो, एट इक्विलिब्रियम में आपको बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये हो गई आपकी, फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे हम के एफ ए इंटू ए इंटू बी गिव्स, बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी के बी इंटू सी एंड डी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे के बी को यहाँ ले जाओ और इन दोनों को यहाँ ले आओ, तो जाएगा के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी डी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये देखो ये लिखा हुआ है सी डी ए बी। ठीक है, और ये के एफ अपॉन के बी, तो के एफ अपॉन के बी को कहते हैं के सी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी, ये के सी हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप के सी की वैल्यू को ऐसे निकाल सकते हो, यानी इन शॉर्ट में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया।
Yes, sir. हाँ, ये रिएक्शन भी आपकी पैरेलल चलती जाएगी। जहां पे भी ये रिएक्शन है आपका वो पैरेलल होता चला जाएगा। अब इसमें देखो Kc आ गया। Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc या K जनरल में लेते हैं हम लोग। तो Kc या K का मतलब क्या हो जाएगा? K लिखा आपने या उसको लिख देते हैं Kc। तो Kc हो या K हो, ये होता है आपका K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। और ये किसके हो जाएगा? CD और AB के। CD डिवाइडेड बाय AB। तो CD का मतलब हुआ प्रोडक्ट और AB का मतलब हुआ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किसका तो हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc का फॉर्मूला बन जाएगा। ये लिखो चाहे ये लिखो। ये आपका वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है बैकवर्ड रिएक्शन का। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं उसे हम। Kc को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आया समझ में? यहाँ तक ये दोनों बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है और पूरी बुक में आएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब इसकी डिफाइन भी आप कर सकते हो। अब देखो इसका जनरल क्या होगा? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में हमने क्या किया? ए कर दिया, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। फिर इसमें रिवर्सिबल का साइन आएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना रिवर्सिबल का साइन। फिर एक्स और एक्स कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? देखो इस केस में हमें क्या करना है? के सी या के लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के या के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट कौन है? एक्स और वाई प्रोडक्ट है। ठीक है, कौन प्रोडक्ट है? एक्स। अब इसकी पावर कर दो जो इसके ऊपर लिखा है ये डिजिट वाला एक्स। ऐसे अगर ये वाई लिखा है तो इसके वाई के ऊपर लिख दो वाई। डिवाइडेड बाई ए के ऊपर लिख दो स्मॉल ए इसकी पावर। और ऐसे बी के ऊपर लिख दो स्मॉल बी। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो सबके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये वाला बन गया। के सी इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा सपोज 2a प्लस 3b गिव्स 2c प्लस 4d है। मैंने कहा इसके लिए के सी की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? सी। और सी की पावर कितनी हो जाएगी? 2। डी की पावर कितनी है? 4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, तो जाएगा 4 का, सॉरी डी है, डी की पावर 4 हो गई। उसके बाद ए में 2 है पावर, तो ए की पावर 2। और बी में 3 पावर, तो 3। तो ये बन जाएगा आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। इसे कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, Yes, sir. तो ये है के या के सी। अब इसके नीचे देखो ये लिखा हुआ है कि K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसकी डिफाइन देखो क्या लिखी है इसने? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब जैसे प्रोडक्ट ये है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ठीक है, सी और ये कैपिटल सी। तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? देखो के इज इक्वल टू हो जाएगा, इस जो सी है इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल सी, ऐसे ये डी है इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल डी, अपॉन ए है इसकी पावर हो जाएगी ए, और बी है इसकी पावर हो जाएगी बी। ठीक है, तो ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है,
यस सर। हाँ, तो यही कह रहा है, देखो इसकी डिफाइन भी है जो इसी तरीके से इस डिफाइन को बता रहा है। डिफाइन है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट को आपको ऊपर लिखना है, और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर वो मोलर कंसंट्रेशन है तो, ठीक है। और ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि जैसे अभी आपने किया कि ये जो है इसको पावर में ले जाओ, ये जो है इसको पावर में ले जाओ, और ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो ये पावर जाएगी ये किसके बराबर जाएगी, जो ये इसके स्टोइचोमेट्री में रखा हुआ है उसके बराबर जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला है जो आपका ये डिफाइन आपका फिनिश होता है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक में आएंगे ये दोनों टॉपिक कंटिन्यूअसली। ओके सर। हाँ, तो इसको रिवाइज करना है क्योंकि ये चैप्टर भी स्कोरिंग है और अच्छा चैप्टर है। अब वो कहता है ये तो हमने कंसंट्रेशन लिया, अगर हम गैस के लिए बात करेंगे तो क्या होगा। तो गैस के लिए क्या होगा, देखो फॉर गैस फेज रिएक्शन, गैस के लिए प्रेशर आ जाता है, तो पहले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो वो हो गया Kc, ठीक है। अब अगर प्रेशर आ गया तो उसके लिए आ जाएगा P, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर ये प्रेशर आ गया तो इसे कहेंगे Kp, ठीक है। प्रेशर किसके टर्म्स में हो जाएगा, P के टर्म्स में। तो यहाँ पे भी जब आप ये ब्रैकेट में लिख रहे थे तो उसको प्रेशर से इंडिकेट कर, जैसे मैंने कहा x x प्लस वाई वाई गिव्स, अच्छा इसको फिर से लिख देते हैं, इसको लिखेंगे ए ए प्लस बी बी गिव्स, अब ये डबल हेडेड एरो हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वाई वाई, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करना है मुझे, केपी में। केपी होता है वही जो केसी होता है, कांस्टेंट होता है लेकिन ये प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर, इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, पी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स है तो पी एक्स एक्स प्लस इसमें हो जाएगा पी वाई वाई, यानी प्रोडक्ट होगा पहले, और ये मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में। उसके बाद फिर रिएक्टेंट की बारी, रिएक्टेंट में क्या है, पी की पावर ए, ठीक है, यहाँ पे ए है कैपिटल ए, हो जाएगा पी कैपिटल ए और ऊपर पावर स्मॉल ए, फिर इनटू ये हो जाएगा प्रेशर, उसके बाद फिर ये कैपिटल बी इसकी पावर बी, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है ही केपी, ठीक। तो ये आपका हो गया केपी यानी कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर में क्या आ जाएगा, प्रेशर प्रेशर आ जाएगा चारों तरफ। कंसंट्रेशन को हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते थे, प्रेशर को हम प्रेशर लिखेंगे चारों तरफ। तो ये इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाले में हम क्या करेंगे और प्रेशर वाले में क्या करेंगे, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद आता है आपके पास केपी और केसी में रिलेशनशिप। देखो केपी क्या है और केसी क्या है, ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। पी फॉर प्रेशर, ठीक है, पी किसके लिए, प्रेशर के लिए, तो पी जो यूज होता है ये होता है प्रेशर के लिए, और सी होता है कंसंट्रेशन के लिए। अगर जनरल कंसंट्रेशन है, प्रेशर है तो केपी, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा, अब देखो अगर मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख दी ये वाली, ये जनरल इक्वेशन है ए प्लस बी बी गिव्स सी, ये एक्स एक्स प्लस वाई वाई, ठीक है। अगर मैंने कहा के सी के टर्म्स में लिखा हो तो ये कंसंट्रेशन आएगा, यानी इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स की पावर एक्स, फिर वाई की पावर वाई अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी।
अगर आप इसको नहीं लिखना चाह रहे हो तो कंसंट्रेशन है तो आप कंसंट्रेशन के लिए सी वर्ड यूज कर सकते हो, सी फॉर कंसंट्रेशन। एक्स एक्स, फिर यहाँ पे सी, वाई एक्स, इसके बाद फिर सी, फिर ए, फिर ये सी, बी और बी। ठीक है, ये बी और ये बी, ये हो गया आपका के सी इज इक्वल टू, तो सी फॉर कंसंट्रेशन। अब अगर हम इसी को प्रेशर में चेंज करेंगे तो प्रेशर में पी आ जाएगा बस, के पी इज इक्वल टू, जहां पे सी लिखा है वहां पे पी लिख दो बस, एक्स एक्स पी एक्स, सॉरी वाई वाई डिवाइडेड बाई पी सी ए, और ये पी सी, सॉरी ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। ठीक है, बी, तो ये 0 हो गया क्योंकि इसकी ये तो है ही नहीं कुछ, मतलब प्रेशर है तो प्रेशर के लिए हाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, मतलब पी आ जाएगा। सी की जगह पे हम पी लिखेंगे, तो ये के एस के पी की वैल्यू हो गई, के सी की वैल्यू, ये के पी की वैल्यू। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब आपको एज्यूम करना है कि ये आइडियल गैस है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें उसमें आइडियली क्या करना है, हमने एज्यूम करना है। तो आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में होता है PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू NRT हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये V है ये अपॉन में चले जाएगा, तो P इज इक्वल टू N अपॉन वी आर टी, और N अपॉन V होता है कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू CRT। तो आपने क्या करना है, प्रेशर की जगह पे CRT लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक चेंज कर दो बस। तो अगर मैंने कहा PA तो ये हो जाएगा CART, अगर मैंने कहा PB तो ये हो जाएगा CBRT, और ये हो जाएगा PC, अगर PC होगा तो हो जाएगा PCRT। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। अब इसको चेंज कर दो इक्वेशन में जो अभी हमने लिखी थी। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब क्या होगा देखो, अब होगा कि जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा था, केपी, केपी इज इक्वल टू क्या लिखा था यहाँ पे, प्रेशर, और ये लिख दिया था ए, सॉरी ऊपर क्या था, ऊपर ए था, नहीं एक्स था ना ऊपर, एक्स एक्स, और ये पी, फिर ये वाई वाई, अपॉन ये हो जाएगा पी ए, और ये पी बी। ठीक है, अब आपने सी प्रेशर की जगह पे क्या लिख दो, कंसंट्रेशन लिखोगे, तो सी ए, सॉरी सी एक्स हो जाएगा आर टी, इसकी पावर एक्स, और ऐसे हो जाएगा सी वाई आर टी, इसकी पावर वाई, फिर अपॉन, फिर हो जाएगा सी ए आर टी, इसकी पावर हो जाएगी ए, और ऐसी सी बी आर टी, और इसकी पावर हो जाएगी पी। यहां तक समझ में आया? यस सर। मतलब हमने क्या किया, हमने ये चेंज कर दिया बस। हमने जहां पे प्रेशर था वहां पे क्या लिख दिया, ये देखो जहां पे प्रेशर था वहां पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, फिर दोनों को, इसको फिर सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे देखो, सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि सी को अलग लिख दो, आर टी को अलग लिख दो। तो ये सी को अब अगर आप अलग लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स, इसकी पावर एक्स हो जाएगा सी एक्स और पावर एक्स, और ये आर टी है, इसकी पावर हो जाएगा एक्स। फिर यहां देखो ये है सी वाई, और इसकी पावर भी वाई, और दूसरा ये आर टी है, इसकी पावर वाई, क्योंकि इसकी पावर वाई है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा सी ए, इसके ऊपर ए, और यहाँ पे आर टी, इसकी पावर ए, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखो सी बी, इसकी पावर ये बी, और फिर ये आर टी, इसकी पावर भी बी।
अब चारों सी को एक साथ मिला दो, तो सी एक्स एक्स, फिर सी वाई वाई डिवाइडेड बाय सी ए और ये सी बी। ठीक है, ये एक साथ हो गया। अब यहाँ पे देखो ये आर टी और ये आर टी, तो क्या हो जाएगा आर टी की पावर एक्स प्लस वाई, और ऐसे नीचे कर दो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टी की पावर ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये पावर ऐड हो गई। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब बताओ ये एक्सप्रेशन किसको, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये वाला देखा आपने कभी कोई एक्सप्रेशन ये वाला? ये वाला एक्सप्रेशन अभी हमने कभी यूज किया यहाँ पे? सर कंसंट्रेशन वाले में यूज करा था अभी। हाँ, तो बस इसकी जगह पे केसी लिख दो। केसी इज इक्वल टू ये होता है ना, ठीक है। यस अब सर। आर टी में देखो प्रोडक्ट है आपका एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, और रिएक्टेंट ये नीचे वाला, ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए प्लस बी। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। यस सर। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड सॉरी माइनस करेंगे तो क्या आता है, डेल एन, तो यहाँ पे डेल एन भी लिख सकते हो। एल का एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हो रहे। तो ये देखो ये फाइनल आंसर ये आ गया, जो अभी हमने निकाला था वो ये निकाला था। देखो ये हमने निकाला था के सी इज इक्वल टू, तो ये होता ही है के पी इज इक्वल टू, हमने इसको लिखा था। इसके बाद फिर ये वैल्यू को अलग कर दिया था, इसकी जगह पे लिखा हमने के सी आर टी एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, तो इसकी जगह पे तो के सी लिख दिया हमने, और आर टी लिख लिया डेल एन। डेल एन क्यों लिखा? देखो डेल एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों को माइनस करेंगे जो चेंज होगा वो हो गया डेल एन। तो फाइनल इक्वेशन ये हो गई आपके पास, फाइनल हो गया के पी इज इक्वल टू के सी और ये आर टी की पावर डेल एन। बस ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पास हर साल पूछा जाता है, 101% ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये आता ही आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। तो ये आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। डेरिवेशन को देख लो, कुछ खास नहीं है, बस आपने चेंज किया यहाँ पे और आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत आई यहाँ तक? नो सर। हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। अब इसके बाद है ये क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते कई बार। न्यूमेरिकल में देखो क्या है, एट 700 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी लिखा है इसमें, देखो प्रेशर के लिए फॉर द रिएक्शन। ठीक है, आपको केपी की वैल्यू ये दे दी, देखो ये, और ये दे दिया किलो पास्कल, तो आपको किलो पास्कल को किस में चेंज करना है, पास्कल में। और व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, आपको क्या निकालना है, केसी निकालना है मोल पर लीटर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, पहले आपको फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के पी इज इक्वल टू के सी और यहाँ पे आर टी की पावर डेल एन। ठीक है, डेल एन का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे, चेंज हो रहे। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 और यहाँ पे 1, तो 2 + 1 यानी 3। डेल एन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने होंगे 3 और रिएक्टेंट केवल 2 है, देखो ये 2, तो यहाँ पे डेल एन जी तो 1 हो गया, तो ये डेल एन तो 1 आ गया। आर की वैल्यू क्या होगी, देखो आर की वैल्यू लिखी है 0.831, तो आर इज इक्वल टू हो गया 0.0831। और टेम्परेचर कितना गिवन है, देखो टेम्परेचर कहीं ना कहीं लिखा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है देखो 700 केल्विन, तो ये हो गया टेम्परेचर 700 केल्विन का। अब बस आपको केपी की वैल्यू गिवन है, केपी इतना दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये किलो पास्कल है तो पास्कल में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.8 × 10⁻³
इंटू 10 की पावर 3, तो ये पास्कल में चेंज हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू के सी आपको निकालना है। आर की वैल्यू आपने देख ली रखी है, ये आर होता है 0.0831 इंटू टेम्परेचर है 700, इसकी पावर हो गई 1, बस अब यहां से के सी निकल जाएगा, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये बाकी सब अपॉन में चले जाएंगे, तो हो जाएगा के सी इज इक्वल टू 1.8, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 0.0831 इंटू 700, ठीक है, तो ये आपका, तो ये समझ में आ गया। यस सर। हाँ, बस इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपके पास। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करो फिर से, ठीक है, रिज्वाइन करो, सेम ओके आएगा। सर।